हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ की सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा आज का पार्ट जो है वो है 5वां। कुल 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। 5 पार्टों में मतलब बाकी के 4 पार्टों में मैंने आपको पूरा भिन्न पढ़ाया है, बोर्ड मास का रूल पढ़ाया है, डिवीज़न रूल पढ़ाया है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है वो सारी चीज़ें पढ़ाया है, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ा दी हैं, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस ली हैं। तो आज का जो पार्ट है उसमें मैं आपको डिजिट पढ़ाने वाली हूँ, संख्याएँ पढ़ाने वाली हूँ। संख्या के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो प्रकार लिखे हुए हैं, ये सारे प्रकार जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो क्लास जो है हमारी लंबी हो जाएगी, पूरी क्लास देख कर जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजिट। तो डिजिट क्या होता है भाई? डिजिट को हम हिंदी में अंक कहते हैं। अब अंक क्या होते हैं, जैसे कि कुछ 0 क्या है, हमारा एक अंक ही है। 1 क्या है, सिर्फ अंक जो होते हैं, एक और बात ध्यान रखना, अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। जैसे अगर 2 अंक की संख्या है तो वो हमारे अंक नहीं होगी, वो हमारी संख्या हो जाएगी। अंक जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हैं वो हमारे अंक होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो लिखा है, अंक एक ऐसा संकेत होता है, संकेत को हम सिंबल कहते हैं, जिसे हम संख्याओं को लिखने में प्रयोग करते हैं। मतलब अंक होता क्या है भाई? हमें संख्याएं लिखनी होती हैं, तो संख्याएं कैसे लिखते हैं? तो संख्या को लिखने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही वो जो हमारा सिंबल होता है, जैसे कि अगर हम ए लिखते हैं, ठीक है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर हमें ए लिखना है, ठीक है, तो हमें क्या पता ए क्या होता है, पर आपको पता है ए का सिंबल ये होता है। अब मैं कहूँगी बी का सिंबल लिखो, तो आप बी के सिंबल के रूप में आप इसको लिखोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सिंबल हैं। ऐसे ही 0 का सिंबल ये है, 1 का सिंबल ये है, 2 का सिंबल ये है, 3 का सिंबल ये है। तो सिंबल ही हमारे क्या कहलाते हैं? गणितीय अंक हमारे कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे के नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है, गणित की संख्याओं को लिखने में अंकों का प्रयोग होता है। तो ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नंबर। अब हमें नंबर के बारे में पढ़ना है। तो नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संख्या, ठीक है। संख्या ही हमारा क्या होता है? नंबर होते हैं। हम संख्या को कैसे दर्शाते हैं? संख्या को लिखने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, संख्या एक गणितीय, ठीक है, अर्थमेटिक वस्तु है जिसका उपयोग गणना या माप व लेवल में करते हैं। वस्तु का मतलब कोई चीज़ को आप मत समझ लेना है। मतलब गणना एक ऐसी चीज, संख्या जो होती है वो एक ऐसी गणनीय चीज़ होती है जिसको हम किसी चीज़ की गणना के लिए, किसी चीज़ की मात्रा के लिए, किसी चीज़ के लेवल के लिए या किसी चीज़ को मापने के लिए प्रयोग करता है। अगर हमें किसी चीज़ को मापना है, जैसे कि हमें अगर तापमान मापना है, मैं आपसे पूछूं कि कितनी भाई इस टाइम कितना तापमान हुआ है, या कह दो कि वहाँ का तापमान कितना है, तो आप किसी संख्या के रूप में ही तो तापमान को बताओगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ तापमान को माप रहे हैं। तो मापने के लिए हमें किसकी सहायता करनी, या मतलब किसकी सहायता लेनी पड़ी है? तो मापने के लिए हमें संख्या की सहायता लेनी पड़ी। जैसे कि दूध मंगवाना है हमें, ठीक है, हमने कहा कि भाई 15 लीटर दूध लेके आना, या हम सिर्फ हमें एक संख्या की जरूरत पड़ेगी ना बताने के लिए कि कितना लीटर दूध चाहिए। आप यूं ही डायरेक्ट थोड़ी ना कह सकते हो कि भैया लीटर दूध लेके आना, अब बताना तो पड़ेगा कितना लीटर लेके आना है। तो वही जो हम जिस चीज़ की मात्रा बता रहे हैं वही हमारा क्या है? संख्या है। ऐसे ही 450, 100 हमने एग्जाम्पल लिख के रखे हैं। मतलब जो हमारी संख्याएं 2 अंकों से अधिक की होती हैं, या 2 अंक या 2 अंकों से अधिक होती हैं, वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5, 6, 4, 3, ये भी हमारी संख्याएं ही। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हम अंक ही बोलेंगे, वो अंक भी हैं, संख्याएं भी उनको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंक जो हमारे ये, जैसे कि 450 लिखा है, इसको हम अंक नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा 450 अंक लिखा है, इसको हम संख्या ही बोलेंगे। ये अंकों से 4 अंक, 5 अंक, 0 अंक से बनी हुई संख्या है जिसको हमने 450 बोला है, ठीक है। ये होती है हमारी संख्या। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है संख्या का, ठीक है, या आप कह लो संख्या के प्रकार, ठीक है। तो संख्या को हम कई प्रकार से बता सकते हैं। कुल 12 प्रकार जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 12 से 13 प्रकार जो है मैं आपको बताऊंगी। तो पहला प्रकार जो है वो है हमारा प्राकृतिक संख्या,
ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल। भाई प्राकृतिक को हम हिंदी में प्राकृतिक को हम इंग्लिश में नेचुरल ही बोलेंगे। इसको डिनोट करने की बात, डिनोट मीन्स टू से इसको दर्शाने, प्राकृतिक संख्या को अगर दर्शाना हो तो उसे n से दर्शाते हैं हम, ठीक है। ये इसका सिंबल है, प्राकृतिक संख्या का सिंबल समझ लो n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है वह संख्या जिसे हम मात्रा में गिन सकते हैं, ठीक है, वह संख्या जिसे मात्रा में गिन सकते हैं। इसमें जीरो व नेगेटिव नंबर नहीं आता है, यह सिर्फ पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, नॉट डेसिमल नॉट फ्रैक्शन। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब है कि हाँ, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। गिनने की बात से मतलब है, जैसे कि अगर हम जीरो लिखते हैं, क्या आप जीरो को गिन सकते हो? तो आप कहोगे नहीं गिन सकते हो, ठीक है। मैं कहूँ कि -4 लीटर दूध लाना, तो आप इस चीज़ की गिनती लगा सकते हो? आप कहोगे नहीं लगा सकते। माइनस में ये सब चीज़ें मात्रा हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होती है वो होती है जिसको हम मात्रा में गिन सकते हैं, मतलब जिसको हम मात्रा में देख सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो भाई जीरो चीज़ को हम गिन नहीं सकते, नेगेटिव संख्याओं को हम गिन नहीं सकते, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो नहीं आते हैं, और ना ही हमारे दशमलव में संख्याएँ आती हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव की संख्याओं को भी गिना नहीं जा सकता है, ना ही फ्रैक्शन वाली संख्याओं को गिना जा सकता है। सिर्फ जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वही आएंगी। जैसे कि 1 से लेकर अनंत तक जो भी हमारी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनमें ना डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्याएं भी नहीं आती हैं, भिन्न संख्याएं भी नहीं आती हैं, ज़ीरो भी नहीं आता है, और ना ही नेगेटिव नंबर आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ वही होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अब करते हैं अपनी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याओं के बारे में, इसको हम डिनोट इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। डब्लू जो है वो हमारा ले लिया गया है होल का, इसीलिए इसको पूर्ण संख्याओं को हम डब्लू से डिनोट करते हैं, डब्लू से दर्शाते हैं। और इसके बारे में लिखा गया है यह एक ऐसी संख्याओं को दर्शाता है जो सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, इसमें जीरो को भी शामिल किया गया है। इन संख्याओं को हम मात्रा में गिनते हैं, मतलब इसको भी हम मात्रा में गिनते हैं, पर क्या करते हैं कि भैया इसमें हमने जीरो को शामिल कर दिया है। होल का मतलब सारी संख्याएं, पर इसमें क्या होता है कि दशमलव संख्या नहीं आएंगी और भिन्न संख्याएं भी नहीं आएंगी। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 1 से लेकर अनंत तक, बाकी कुछ नहीं आता, ना जीरो आता, ना नेगेटिव आता, ना दशमलव आता, ना भिन्न आता। इसमें भी वही बात है, बस इसमें जीरो आता है, ठीक है। सारी पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, जीरो आएगा, पर इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ना दशमलव संख्याएं आएंगी, ना ही भिन्न आएंगी, ठीक है। तो होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और अनंत तक जाते हैं, ठीक है। और हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना तीसरा प्रकार की संख्या। तो तीसरे प्रकार की संख्या हमारी क्या होती हैं? तो भाई तीसरे प्रकार की संख्या की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब आप ऐसा मत बोलिएगा इसमें तो पहला लेटर आई है, आपने जेड क्यों लिखा है? भाई अब जो भी हमारे मैथमेटिशियन हैं उन्होंने जेड से इसको डिनोट किया है, वही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। और यहाँ पे लिखा है इसमें सभी पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, सभी नेगेटिव संख्याएं आती हैं और जीरो भी आते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर हमारे यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, 1 2 3 0। होल नंबर की बात करते हैं तो वो हमारे यहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 3 और अनंत तक जाते हैं। पर इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है कि भाई इसमें नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर हमारे वो होते हैं जिसमें 0
जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और हमारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा, 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर कहते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में हमारी नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं और 0 भी आता है और ये हमारी पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं। तो जब हम संख्या रेखा बनाते हैं ना, संख्या रेखा आपको नहीं पता है तो भाई देख लो, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार की होती है। एक हमारी रेखा होती है, उस पर हमारे बराबर की दूरी पे पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, इधर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इधर हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से चलते जाते हैं। इधर हमारा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलता जाता है। तो ये जो हमारी संख्या रेखा पर जो पॉइंट्स बनाए जाते हैं वो इंटीजर के पॉइंट्स ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा चौथा टाइप है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको वहाँ पे बताना भूल गई, इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो हमारे इंटीजर होते हैं उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, पर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें सब कुछ आता है। पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं और डेसिमल मतलब दशमलव संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, बस इसमें काल्पनिक संख्याएं नहीं आती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्याओं को हम आई कहते हैं। ठीक है, आई जो होती है वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर होता है। अब आई की वैल्यू की बात करते हैं, वो होता है हमारा √-1। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो आप जब बड़ी क्लास में पहुंचोगे ना तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी ये अगर आप छोटे क्लास में हो तो आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, आई स्क्वायर की बात करते हैं तो आई स्क्वायर का मान जो होता है वो होता है हमारा -1। ठीक है, ये इस आई को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो हमारे इस वास्तविक संख्या रियल संख्या में क्या क्या आता है, रियल संख्या में हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शन मीन्स टू से भिन्न भी आते हैं और हमारी दशमलव संख्याएं भी आते हैं। ये होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलते हैं अपने 5वें टाइप पे। तो 5वां हमारा टाइप जो है वो है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। आखिर हमारी ये परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो हम यहाँ पे बता दें आपको, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसमें Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी और नहीं भी। ठीक है, मतलब ये P जो होता है 0 भी हो सकता है और ठीक है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से आपको ये चीज़ फिर से बता देते हैं, हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो पाया हो। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसमें Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो P/Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब P/0 नहीं होना चाहिए और P की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मतलब P की जगह पे आप कुछ भी लिख दो चलेगा, पर Q की जगह पे आप 0 नहीं लिखोगे, बाकी कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में जो संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि इन्होंने परिमेय संख्याओं के उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है 3/4। 3/4 में हम देख रहे हैं P का मान 3 है और Q का मान 4 है, तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही हमने यहाँ पे नेगेटिव संख्या ले ली है P में और Q हमने 7 ले लिया है।
ठीक है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे 13/15 लिखा है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ये 0/5, हमने कहा था ना p को हम 0 कर सकते हैं पर q को नहीं करना है, तो ये जो है 0/5 ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। ये 0/20 ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं वो हमारे p/q के फॉर्म में लिखी हुई हैं, इसलिए ये जो संख्याएं हैं वो हमारी कैसी संख्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है कि ये है क्या। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 16√16/5। ठीक है, अब हम जानते हैं √16 होता क्या है। यहाँ पे देख लो, √16 का मतलब होता है 16 को हम 4 × 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। 4 2 बार लिखा है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से √ कट जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। ये आपने अगर याद किए होंगे वर्गमूल, तो आपको पता होगा 4 का वर्ग जो होता है 16 होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये 4 कैसे आया। तो 16 का वर्गमूल जो है वो हमने निकाला, 4 आया और नीचे 5 तो था ही। अब हमने देखा है क्यू का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं ना, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4/5 जो है परिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, अब अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा है √25/5। ठीक है, अब हम जानते हैं √25 का मान जो होता है 5 होता है, मतलब 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है। तो हमने इसका वर्गमूल निकाल के 5 लिख दिया और नीचे हमारा 5 था ही, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा ये क्या आ गया है, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब 1 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 1 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इस 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब 1/1 का मतलब क्या होता है, हमारा 1 ही होता है, मतलब इस चीज़ को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या तभी नहीं कह सकते हैं जब हमारा q का मान 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 5/0। अब हमने देखा है भाई यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर दिया है, पर q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे 5/0 दिया गया है ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है √3/7। ठीक है, अब इसको भी हमने बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। अब ये हमारी परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो √ लगा है इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। भाई जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं के रूप में आती हैं। इसका मतलब ये जो है √3/7 ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसी तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे 35/√5 लिखा है, तो यहाँ पे भी √5 मतलब इसका 5 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, निकालेंगे तो दशमलव में समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा, आप सोचोगे यहाँ पे तो आपने q का मान 0 के बराबर तो है नहीं, आपने तो बोला था q का मान 0 के बराबर होना चाहिए तो ही परिमेय संख्या नहीं होगी। पर हम एक बात भी ध्यान रखो कि अगर ऐसी मतलब √ में ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं और वो हमारे अंश या हर में दी गई है, तो वो भी हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वो भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उनसे बना फ्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा। मतलब है कि जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उससे जो हमारी भिन्न बनी है, ठीक है, वो भी हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या हमारी वही होगी जो हमारी ऊपर संख्या लिखी हो वो हमारी पूर्ण संख्या हो। जैसे कि पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, देखो वो हमारा पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या या आप इंटीजर भी कह सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे या तो पॉजिटिव संख्या हो या तो नेगेटिव संख्या हो, पूरी संख्या हो। ठीक है, जैसे ये नहीं पॉइंट में दे दिया है या √ में दे दिया हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ और बता देते हैं भाई, अगर आपको साइंस पढ़ना है इसके लिए आपको हमारे साइंस वाले चैनल पे चले जाना चाहिए। ठीक है, जिसका नाम है जोजस स्टडी साइंस। और अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, तो सब्जेक्टिव मैथ NCERT के मैथ्स पढ़नी है तो आपको जोजस स्टडी वाले चैनल पे चला जाना चाहिए। और साथ में इसी चैनल के नाम से हमारा एक ऐप है जहाँ पे आपको फ्री में मेरे ये जो हैंड रिटन नोट्स, बाकी जो मैं पढ़ाती हूँ आपका सब्जेक्टिव वाला, वो सारे नोट्स जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है,
तो ये रहा हमारा ऐप, प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं 1st to 12th ये यूपी बोर्ड की हैं, इसको स्लाइड करोगे तो इस तरीके से एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी क्लासेस हैं, उनकी बुक्स पड़ी हुई हैं। मान लो आप 6th क्लास में हो तो सारी मतलब हर क्लास में आपको हिंदी इंग्लिश में सारी बुक्स जो हैं मिल जाएंगी यहाँ पे। और जब आप जैसे कोई किसी भी सब्जेक्ट पे जाते हो, ठीक है, उस पर टच करना तो सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार होते रहते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हैंड रिटन नोट्स हमारे डले हुए हैं, मैंने सब कुछ प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख के रखा है, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप जूम करके जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सारी बुक्स वगैरह यहाँ पे डली हुई हैं, किसी भी चैप्टर पे आप जा सकते हो। जैसे कि ये चैप्टर मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है थोड़ा लोडिंग लेगा, ज़्यादा लोडिंग नहीं लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो है आप कर लेना। तो अब चलते हैं अपने छठे टाइप पे। तो ये हमारा छठवां टाइप, जिसमें क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अभी आपने मेरे मुख से एक वर्ड सुना होगा अपरिमेय संख्या, जिसको हमने अंडर रूट में दर्शाया था, ठीक है। तो यही अपरिमेय संख्या होती क्या है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको ये हमारे इरेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका मान, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता। पी वाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता मतलब जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, या तो क्यू का मान 0 दिया होगा, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है 5/0, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे या तो हम संख्या लिख देंगे √3/4। तो इसमें ये जो अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं, इनका मान जो होता है कुछ दशमलव में आता है, इसका मान जो होता है पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता है। इस टाइप की संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इन्होंने एक वर्ड बताया है पाई। ये पाई हमारा क्या होता है भाई, पाई जो होता है इसके मान की बात करते हैं तो होता है वो 22/7, लगभग 22/7 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। इस पाई को हम क्या पढ़ते हैं, वैसे पाई को जब हम पढ़ते हैं एक अपरिमेय संख्या के रूप में पढ़ते हैं, पर इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो हमारी किस में आती है, वो हमारी परिमेय संख्याओं के रूप में आती है, ठीक है। जो परिमेय संख्या होने के सारे नियम होते हैं वो फॉलो करती है। जैसे पी वाई क्यू के रूप में भी लिखा है, इसमें कोई अंडर रूट भी नहीं लगा है और क्यू का मान 0 भी नहीं है, मतलब ये दिखने में बिल्कुल परिमेय संख्या की तरह है, इसलिए इसके मान को हम परिमेय संख्या मानते हैं, पर इस पाई को परिमेय संख्या मानते हैं। ये पाई आपको कहाँ देखने को मिला होगा, तो पाई जो होती है यह वृत्त का व्यास या वृत्त की परिधि का अनुपात का अनुमानित मान होता है। मतलब पाई का मान जो होता है वो कहाँ से लिया गया है, जो वृत्त का व्यास होता है और वृत्त की परिधि होती है उसके अनुपात का अनुमानित देखो जैसे आपने 2πr परिधि के बारे में पढ़ा होगा, 2πr, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। ये जो है ये क्या है हमारा, इसमें हमारा पाई आता है, क्या आता है, इसमें हमारा पाई आता है। यहाँ आपने पाई देखा होगा, आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा तो ही आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। ये जो हमारा वृत्त का व्यास की जैसे हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। इस केंद्र से होती हुई जो हमारी परिधि के दोनों कॉर्नर को मिलाती है तो वो हमारा व्यास होता है, ठीक है। परिधि का व्यास और परिधि, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि, इसके अनुपात का अनुमानित मान है, ठीक है, ये 22/7। अपरिमेय संख्याएं जैसे कि उदाहरण तो मैंने बता ही दिए, फिर भी हम देख लेते हैं। √3/7 ये अंडर रूट में लिखा है इसलिए अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे भी अंडर रूट में है जिसका मान नहीं निकाला जा सकता है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्यू का मान जो है 0 के बराबर है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे पाई है, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने जी वाले पे, ठीक है। तो ये है हमारा 7वां टाइप, ठीक है। तो जो है हमारी सम संख्या, सम संख्या के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा। सम संख्या को हम इवन नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इवन नंबर भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं या जिन संख्याओं की लास्ट वाली डिजिट जो होती है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको जब इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, ये हमारी एक ट्रिक है, ठीक है, ये सम संख्याओं को जानने की एक ट्रिक है। जैसे
जैसे कोई संख्या हमने यही ले ली 586 है, हम आपसे पूछे कि भाई ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या यहाँ पहली लाइन में लिखा है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, तो आप क्या करोगे 2 से इसको भाग दोगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 8 उतारा 2 ने 18 कट गया, 6 उतारा 2 तियाँ 6, आप इस तरीके से भाग दोगे। बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है इस तरीके से। हमें अगर हमारा पूरा पूरा कट जाता है तो ही हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। अगर यहाँ पे कुछ शेष आता तो वो हमारी सम संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है काफ़ी लेंदी होता है। और ये जो दूसरी ट्रिक के रूप में बताया गया, लास्ट डिजिट जो है ये होने चाहिए। ये जो है वो हमारे क्या होते हैं, अगर लास्ट डिजिट में ये है तो वो हमारी सम संख्या होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल यही देख लेते हैं, इसकी लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, तो 6 हमारा कहाँ है, ये है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई है, सम संख्या हो गई है। इसकी लास्ट डिजिट 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी है 2, तो ये भी हमारी सम संख्या। मतलब चाहे जितनी बड़ी संख्याएं दी गई हो, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 5, 6, 7, 8, 9, 5, 2, 4 इस तरीके से इतनी बड़ी नंबर दे रही हूँ। मैं आपको पूछूं कि भाई ये हमारी सम संख्या है कि नहीं, तो आप इसको 2 से थोड़ी ना भाग करने बैठोगे, बस इसकी लास्ट डिजिट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सम है कि विषम। अगर 2 से कट रही है, ठीक है, ये लास्ट डिजिट को ही आप 2 से काट के देख लो। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट जो है अगर 2 से कट रही है तो समझ लो सम संख्या है, अगर नहीं कट रही तो सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो भाई हमारी विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं। ये हमारा 8वां टाइप है। ठीक है, तो विषम संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर हमारा क्या है, ऑड नंबर जो होते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये 2 से विभाज्य हो रहा था पूरा पूरा। अब मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे 7 ले लिया, पूरा 587 है। अब हम यहाँ पे 7 उतारेंगे, 7 उतारेंगे तो हम 2 तियाँ 6 करेंगे, तो इस बार हमारा क्या शेष बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, जो मतलब 2 से विभाज्य नहीं होता, शेष अगर इस बच रहा है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएँ कहते हैं। पर अगर हम इतनी बहुत बड़ी संख्या दे दी है, क्या हम ये भाग करने बैठेंगे, नहीं, भाग नहीं करना है। बस लास्ट वाली डिजिट जो होगी, मान लो यहाँ पे हमारा 3 है, तो 3 को हम 2 से भाग करके देखेंगे। अगर 3 से 2 कट मतलब 2 से 3 कट रहा हो तब तो हमारी सम संख्या हो जाएगी। नहीं कट रहा है पर क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 तो आता ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या थी वो कैसी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने बताया है, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया गया है वो हमारी ट्रिक है पहचानने की। इसमें लिखा है जिस संख्या का लास्ट डिजिट जिसे हम इकाई अंक कहते हैं वो अगर ये हो 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। चाहे तो आप 2 से भाग करके देख लो, जैसे कि ये हमारा 9 है, 9 को 2 से भाग करके देखो, नहीं जाएगा। 3 को 2 से भाग करके देखो, नहीं जाएगा। 1 को 2 से भाग करके देखो, नहीं जाएगा। 5 को 2 से भाग करके देखो, नहीं जाएगा। 7 को 2 से भाग करके देखो, नहीं जाएगा। चाहे तो आप ये कर लो, चाहे तो आप ये अंक विषम संख्याएं के रूप में याद कर लो। अगर लास्ट डिजिट ये वाली है तो समझ जाओ कि दी गई जो भी संख्या है वो हमारी विषम संख्या है। ठीक है, पर विषम संख्या और सम संख्या पहचानने का बहुत ही मतलब सबसे ईजी संख्याएं अगर बोली जाए पहचानने के लिए तो सम और विषम संख्याएं ही होती हैं। और आपको एक और बात बता दें, जैसे सम संख्याओं में क्या होता है, A1 हम संख्याएं लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखती हैं। सम संख्याओं की बात करते हैं तो क्या होता है, एक छोड़ा अंक, फिर हम एक छोड़ा अंक, फिर हमने एक अंक छोड़ा, फिर अंक छोड़ा। ठीक है, इस तरीके से एक एक अंक छोड़ के हमको क्या मिल रहा है, जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हम एक एक अंक छोड़ते जाते हैं तो हमको सम संख्याएं मिलती हैं। और क्या हमारी बची हुई संख्याएं जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। या विषम संख्याओं को ऐसे भी कर सकते हो, 1 से स्टार्ट करके एक एक अंक छोड़ के जो हमें संख्याएं मिलती जाती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अभाज्य संख्याएं। ये जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो ये जो हमारी अभाज्य संख्या जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम इसमें लिखा है ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वह खुद और एक इसका अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, और इतनी बात को पहले हम देख लेते हैं ये इन्होंने क्या कहा है। जैसे कि गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 के गुणनखंड की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे 4 जो है किस किस के पहाड़े में आ रहा है। तो हमने देखा 4 जो है 1 के पहाड़े में आ रहा है, क्योंकि 1 चक्कू 4 होता है। 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 दूनी 4 होता है। और इसको हम
4 के पहाड़े में भी मतलब देख सकते हैं 4 एकम 4 होता है, बाकी किसी के पहाड़े में ये 4 नहीं आता है। तो ये जो निकल के आए हैं ये हमारे क्या हैं, गुणनखंड। गुणनखंड को हम लासा से भी निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेसिक की क्लास में, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 0 to हीरो लेवल, सॉरी हाँ 0 to हीरो वाली मैथ्स क्लासेस में, ठीक है, यही इस नाम से शायद प्लेलिस्ट बनी है, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये जो काम है ये हमारा करना क्या कहलाता है, गुणनखंड निकालना कहलाता है। तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3, हमें 3 गुणनखंड नहीं चाहिए, हमें तो 2 गुणनखंड चाहिए थे। मतलब ये जो 4 है वो हमारी क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं अगर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 3 की बात करते हैं, 3 किस किस के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 1 या 3 होता है और 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, और 3 एकम 3 होता है। तो इसके हमें कितने गुणनखंड मिले, 2 गुणनखंड मिले। कितने गुणनखंड मिले हैं, 2 गुणनखंड मिले हैं। एक तो 1 मिला है, दूसरा वह खुद। तो ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो खुद हो, दूसरा हमारा क्या हो, सॉरी एक तो वो खुद हो, दूसरा हमारा 1 हो। अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के गुणनखंड हम निकालें तो 1 के पहाड़े में 2 जाएगा, 1 दूनी 2, और 2 के पहाड़े में 2 एकम 2। तो इसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड नहीं निकल के आ रहा है। इसका मतलब 2 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 5 को जब देखते हैं, 1 बचे 5, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, 5 एकम 5 होता है। तो इसके भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड निकले हैं, एक तो वो खुद, एक हमारा 1। तो ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, पहला तो 1, दूसरा वो खुद, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कुछ बच्चे मानते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमारी सिर्फ विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं सिर्फ विषम संख्याएं नहीं होती हैं। अभी आपने देखा कि 2 भी हमारा क्या आया है, एक अभाज्य संख्या आई है। तो अभाज्य संख्याएं सारी की सारी तो विषम नहीं होती, 2 भी हमारी एक ऐसी संख्या है जो हमारी सम है पर अभाज्य संख्या है। सिर्फ एक ही संख्या है जो हमारी सम है और अभाज्य है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या हमारी अभाज्य नहीं है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो वो हमारी 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी 2 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 1 की। 1 के गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो 1 का गुणनखंड 1 सिर्फ 1 के पहाड़े में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। हमने क्या देखा था, अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए थे, पर 1 के सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। और देखो जो संख्या हमारी भाज्य नहीं है वो हमारे अभाज्य हो जाएंगे, अभाज्य हम अभी पढ़ाएंगे आपको। 1 जो है वो हमारी ना भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है और 2 से कम ही गुणनखंड है, मतलब इसका सिर्फ 1 गुणनखंड है। और जिस संख्या का सिर्फ 1 गुणनखंड होता है वो हमारी ना तो भाज्य संख्याएं होती हैं ना ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है, सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बाकी सारी संख्याएं भाज्य हैं या तो अभाज्य हैं, ठीक है। 1 जो है वो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और 2 क्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 के पहले 1 आता है। 1 तो हमारा ना भाज्य है ना अभाज्य है, पर 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, साथ में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम, मतलब सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो सम है, बाकी सारी हमारी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, विषम है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी हैं 2 3 5 7 11 13, बाकी आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो 2 जो है वो हमारी सिर्फ सम है, बाकी सारी जो है वो हमारी विषम है। तो हमने गुणनखंड करना तो आपको सिखा ही दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा कौन सा, 10वां। तो ये है हमारी भाज्य संख्याएं, ठीक है, ये हमारा 10वां पार्ट है, 10वां प्रकार है। भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 1 से, खुद से तथा किसी और से भी कटती हूँ,
जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्या हमने जैसे कि हमने 4 का निकाला था, ठीक है, 4 में 3 गुणनखंड निकले थे, 6 का निकाल के देखते हैं। तो 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। अब हमने देखा इस 6 के कितने गुणनखंड निकले हैं? 4 गुणनखंड निकले हैं। एक तो 1, दूसरा खुद, बाकी कुछ और, या तो एक एक्स्ट्रा गुणनखंड हो या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा गुणनखंड हो, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, चाहे 3 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, कितने भी हो, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो जो हमारी अभाज्य संख्याएं ना हो, ठीक है, जो अभाज्य नहीं है वो हमारी भाज्य ही संख्याएं होंगी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे 4 के निकाले थे गुणनखंड, 1 2 4 निकले थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, 6 के हमने अभी देखे 4 होंगे, और इसके देखेंगे 4 निकलेंगे शायद, इसके भी। इस तरीके से कई संख्याएं जो हैं, ठीक है, जो अभाज्य नहीं हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं ही कहलाएंगी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर अभाज्य संख्याएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप रिपीट करके देख लेना अभाज्य संख्याओं को हमने समझाया क्या है। ठीक है, अब हमारा सह अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ध्यान रखना, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे ही हमारी ये सह अभाज्य संख्याएं इंपॉर्टेंट होती हैं। नाम से इसमें हमको प्रतीत हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि इसमें अभाज्य संख्याएं आती होंगी, तो पर मैं आपको बता दूं, ये हमारी ऐसे युग्म होते हैं संख्याओं का जिसमें अभाज्य संख्याओं का होना जरूरी नहीं है। अगर हो गई हैं तब तो ठीक है, नहीं भी अगर होती हैं तो भी हमारी ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ आगे आगे जैसे चलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऐसी संख्याएं जिनका मासा, जिसको हम HCF कहते हैं, केवल 1 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के युग्मों को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिनका मासा क्या हो? 1 हो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है 3 और 4 का। ठीक है, 3 और 4 लिया है। यहाँ पे जब इनका मासा निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 है 4 है, इसका मासा निकालेंगे तो 3 एकम 3, तो 1 बचा। ठीक है, अब एक हमारा भाजक बन जाएगा, 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 3 3। तो किसने पूरा काटा? 1 ने पूरा काटा, तो इसका मासा क्या आया है? 1 आया है। ऐसे अगला एग्जाम्पल जो है वो हमारा 6 और 13 का है, तो हम 6 से 13 को भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 1 बचा। ठीक है, अब 6 हमारा इधर आ जाएगा, 6 1 छक्का 6 हो जाएगा, पूरा कट गया। किसने काटा? 1 ने काटा, मतलब इसका मासा भी हमारा 1 आ गया। अब हमारा यहाँ पे 53 और 54 दिया गया है, 54 दिया गया है, तो भाग करेंगे 53 एकम 53, 1 बचा। 53 हमारा इधर आ जाएगा, 1 बचे, 5 कट गया, 3 उतारा, 1 3 3, पूरा हमारा कट गया है। तो हम किसने काटा? 1 ने काटा, मतलब इसका भी मासा हमारा 1 आ रहा है। तो क्या शर्त है? इनकी ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका मासा जो है वो 1 आए। ठीक है, आपको फिर से मैं बता देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी इन दोनों संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, दोनों की दोनों। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक संख्या हमारी अभाज्य होनी चाहिए। हमारी अभाज्य संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, पर हमारी क्या है, इन्होंने यहाँ पे बोला है 2 समअभाज्य संख्याओं का युग्म जो है कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हम कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, पर 2 सम संख्याएँ नहीं ले सकते हैं। जैसे कि 2 सम संख्याओं का मतलब 6 और 3 ले लो, 6 ले लो और 4 ले लो, ये हमारे 2 सम संख्याएं हैं। क्या है ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है। देखो इसका मासा निकाल के 4 से हम 6 को भाग करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 हमारा यहाँ पे आ गया, तो 2 दूनी 4, पूरा कट गया, तो इसका मतलब हमारा मासा जो है वो क्या हो गया है? 2 आ गया है। अब ऐसे ही कोई भी 2 हम विषम संख्याएं लेंगे तो उनका मासा जो है
वो कभी भी एक नहीं आएगा। इसलिए कोई भी दो अगर संख्याएं हैं हमारी, जैसे कि एग्जांपल यही रख लेते हैं, मान लो हम रख लेते हैं 8 और 10, तो कभी भी इनका मासा जो है वो एक नहीं आएगा। इनका मासा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मासा जो है एक नहीं आएगा, कभी 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 भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहभाजी संख्याएं होंगी। अब क्रमागत का मतलब क्या है, अगली संख्या, जैसे कि 3 की अगली संख्या 4, 5 की अगली संख्या 6, 7 की अगली संख्या 8, 9 की अगली संख्या 10। ठीक है, ये जो हैं हमारी अगली संख्या जो होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, क्रमागत संख्याओं में गिनी जाती है। अगर इनका मासा हम निकालें, जैसे 3 एकम 3, 1 बचा, ठीक है, और 1 3 3 पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, ये तो इसका भी मासा 1 आ गया। इसको भाग करते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 यहाँ आ गया, 1 बचे 5 पूरा पूरा कट गया, इसका मासा 1 आ गया। इसको भाग करके देखते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 यहाँ पे आ गया, 1 सते 7 पूरा पूरा कट गया, इसका भी मासा 1 आ गया। इसको करके देखते हैं, ठीक है, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 1 नेमा 9 पूरा पूरा कट गया, इसका भी मासा हमारा 1 आ गया। अब हम क्या देख रहे थे, इसमें तो चलो हमारी अभाज्य संख्या थी, इसमें भी अभाज्य संख्या थी, इसमें भी ये अभाज्य संख्या थी, इसमें तो कोई अभाज्य संख्या नहीं थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सहअभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये हमारी अभाज्य संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 15 और 16 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इनमें से कोई भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, पर दोनों ही हमारी कैसी संख्या हैं, सहअभाज्य संख्या बोली जाएंगी। क्यों बोली जाएंगी, तो देख लीजिए, क्योंकि इनका मासा जो है वो एक ही आएगा। 15 से 16 को भाग किया, 15 एकम 15, 1 बचा, फिर 15 यहाँ पे लिख दिया, 1 एकम 1 कट गया, 5 उतारा, 1 बचे 5। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब हमारा मासा इसका भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा अगर हम निकालें, ठीक है, तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है वो हमारी अभाज्य संख्या हो, नाम में सिर्फ अभाज्य है, पर इनमें अभाज्य संख्या का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ते हैं अपनी जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बहुतों ने इसका नाम सुना होगा, हो सकता है कि नहीं, मुझे 90% चांसेस हैं कि आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा। जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। अब यहाँ पे जैसे उसमें तो ज़रूरी नहीं था कि हमारी अभाज्य संख्या होना चाहिए, पर इसमें जो है कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। 3 और 5 हमारी दोनों अभाज्य संख्या है, 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 और 13 भी अभाज्य संख्या है, इन्हीं का ही अंतर निकालना है। जैसे कि हमारे ये यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं, जैसे कि हाँ, हमारी अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5 और 7, फिर 7 के बाद हमारी 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद हमारा हुआ 17, 17 के बाद हमारा 19। ठीक है, अब इनका अंतर निकाल के देखते हैं। इसका अंतर निकाला 1, मतलब ये दोनों हमारी जुड़वां संख्या नहीं है। इसका अंतर निकाला 2 आया, तो ये हमारा कैसी हो गई, जुड़वां संख्याएं हो गई। इनका अंतर निकाला 2 आ गया, तो ये भी जुड़वां संख्या हो गई। इनका अंतर निकाला 3 आया, तो मतलब ये हमारी जुड़वां संख्याओं में नहीं आएंगी। इनका अंतर निकाला 2 आ गया। ठीक है, ऐसे 13 और 17 का अंतर निकाला नहीं आया, 17 19 का अंतर निकाला 2 आया। तो ऐसी संख्याएं जो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जुड़वां अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कुल 12 टाइप जो हैं वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।